हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने आईयूडी स्टार्ट कर ली थी। आईयूडी का पहला जनरेशन डिस्कस कर लिया था। बोले तो फर्स्ट जनरेशन में लिप्स लूप के बारे में पढ़ लिया था और तीनों जनरेशन में होने वाले कुछ कॉमन डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ा दिए थे। हमने कहा था कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वह सेकंड और थर्ड जनरेशन पर होने वाली है। आइएगा स्टार्ट करते हैं सेकंड जनरेशन पे। बोर्ड पर अवेलेबल है आपके सामने सेकंड जनरेशन ऑफ आईयूडी। इन्हें कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं, बहुत विख्यात है। जैसे मैं बता भी रहा था, जो वर्ड आता है आईयूडी हमारे माइंड में कॉपर टी निकल कर आती है। तो यह इसका दूसरा जनरेशन है जब कॉपर टी आए। मतलब कॉपर टी कौन से जनरेशन में आती है? जवाब होगा सेकंड जनरेशन में। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर यहीं से, पहला एमसीक्यू तो यहीं से बन सकता है कि कॉपर टी कौन सी जनरेशन में आती हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो, बोलें सेकंड जनरेशन ऑफ आईयूडी होती हैं कॉपर टीच। क्लियर है? चलिएगा पॉइंट की डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसे बोला हमने बायो एक्टिव। क्या बोला बेटा? बायो एक्टिव। बोले तो केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है। बायो एक्टिव का मतलब केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होती हैं। जब केमिकल रिएक्शंस हैं इसका मतलब उसे आप क्या बोल दोगे? बायो एक्टिव बोल दोगे। दूसरा, इसे हमने कहा मेटैलिक। हमने इसे क्या कहा? मेटैलिक। मेटैलिक का मतलब इसमें मेटल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेटल। जब इसमें मेटल प्रेजेंट है इसलिए आपने इसे क्या कहा? मेटैलिक डिवाइस कह दिया। तीसरा, इसे आपने नाम दिया मेडिकेटेड। क्या कहा? मेडिकेटेड। क्यों कहा मेडिकेटेड? क्योंकि जब कोई आयन या हार्मोन रिलीज होता हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेडिकेटेड। मतलब आयन या हार्मोन रिलीज हो, दोनों में से कोई भी हो रिलीज, तो आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे कहोगे मेडिकेटेड डिवाइस। तो ये कैसी डिवाइस है? बायोएक्टिव डिवाइस है। कैसी है? आपकी मेटालिक डिवाइसेस हैं और मेडिकेटेड डिवाइस ये होती हैं कौन सी वाली जनरेशन? जनरेशन सेकंड। अब आपके माइंड में आया होगा कि यहां कौन सी चीज काम कर रही है। तो एक चीज देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट में बता रहा हूं। यहां पर इसमें जो मेटल काम आ रहा है उस मेटल में एक तो होता है कॉपर, जिसे आप Cu बोलते हो, कॉपर, और दूसरा होता है सिल्वर। ये दोनों मेटल कॉन्ट्रासेप्शन में काम आते हैं। Ag बोलते हैं सिल्वर को। याद रखना, बोथ मेटल, दोनों, बोथ आयन है, दोनों ही मेटलिक डिवाइसेस हैं क्योंकि दोनों आयन हैं। बोथ आयन यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। यह दोनों कॉन्ट्रासेप्शन में काम आते हैं। सवाल आता है, कॉपर को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, सिल्वर को बहुत कम लोग जानते हैं। सिल्वर भी काम आता है। सर्वप्रथम इसे काम में लिया गया था आपकी नोवा टी, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, इसी कॉपर टी में आती है, उसमें काम में लिया गया था। बात करेंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं बेटा सेकंड जनरेशन के बारे में। कॉपर टी इन्हें कहा जाता है बायोएक्टिव डिवाइस होती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है। मेटालिक कहते हैं, मेटल प्रेजेंट है। सामने मैंने बताया कॉपर और सिल्वर पाया जाता है। मेडिकेटेड बोलते हैं क्योंकि आयन या हार्मोन रिलीज करती हैं। कौन कौन से आयन या हार्मोन हो सकते हैं? हार्मोन यहां नहीं है, आयन है, इसीलिए इसे मेटालिक डिवाइस कहा है। नॉन हार्मोनली होती है। कॉपर है और सिल्वर है, दोनों होती हैं कॉपर और सिल्वर। कॉपर को Cu से प्रदर्शित करते हैं और सिल्वर को Ag से प्रदर्शित करते हैं। दोनों किसके रूप में काम आ रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में काम आ रहे हैं। यानी कॉपर और सिल्वर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं आपके
कॉपर आयोडीज, जिसे यहां पर्टिकुलरली कॉपर है इसलिए कॉपर टीज इन्हें बोलते हैं, लेकिन अगर वर्ड आता है सेकंड जनरेशन तो इसमें दोनों आएंगे। जैसे नोवा टी ऐसा है जहां कॉपर नहीं वहां क्या होता है, सिल्वर भी होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अगर मैं इस जनरेशन की बात करूं, आपको एक चीज और बताता हूं, कुछ आपको जो नजर आएंगी उसमें साइज भी नजर आएगी इसकी, कि साइज होती है इनकी ए बी सी और डी, ऐसे होता है ए बी सी डी। तो ए जो है ये सबसे छोटी साइज होती है बेटा, याद रखना, स्मॉलेस्ट। जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको 380 ए 200 बी, बी वर्ड का मतलब, सी वर्ड का मतलब, डी वर्ड का मतलब क्या होता है, नाम में जब ये वर्ड आते हैं साइज को इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? एक इसका नंबर होता है, नंबर देखिएगा नंबर कौन सा, जैसे 380 200 7, ये नंबर्स आएंगे आपको, 220, ये जितने भी नंबर्स आपको मिलते हैं कॉपर्टीज में, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करता है, ग्राम मिलीग्राम को इंडिकेट नहीं करता, ये कॉपर वायर को इंडिकेट करता है। तो याद रखना है क्या इंडिकेट करता है, पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर, पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर। जो कॉपर टीज होती है उसमें कॉपर आता है, जो कॉपर वायर है वो कितने स्क्वायर mm सरफेस एरिया का होता है, यह संख्या इंडिकेट करती है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपके समझने के दृष्टिकोण से, देखिएगा एक वर्ड लिखा मैंने, कॉपर टी 380A, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, इसमें सारी चीजें हैं। देखो यहां जो Cu लिखा है यह इंडिकेट करता है कॉपर को, यानी यह डिवाइस किसकी बनी है, कॉपर से फिल है। टी यहां इंडिकेट कर रहा है शेप को, कौन सी शेप की होती है, तो बोलोगे टी शेप की। 380 यहां आया, यह इंडिकेट करता है इसको, पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर वायर को इंडिकेट करता है। और जहां ए जो वर्ड आया यह साइज को इंडिकेट कर रहा है। मतलब जब एक कॉपर टी को आप पूरा पढ़ते हो तो उसमें सारी चीजें हैं, कॉपर आयन को इंडिकेट कर रहा है, टी शेप को इंडिकेट कर रहा है, 380 पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ वायर को इंडिकेट कर रहा है, और ए साइज को इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप इसका ऑपरेशन करके भी चेक कर सकते हैं, सब चीजें हैं इसके अंदर। जैसे एक एग्जांपल आपने ले लिया, दूसरा कॉपर टी 200 बी, तो ऐसा सब कुछ उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर हुए ये दोनों पॉइंट्स? यानी कॉपर टीज जो होती हैं उन्हें सेकंड जनरेशन में इंक्लूड करते हैं। कॉपर के अलावा सिल्वर भी काम में आ सकता है, मेटेलिक डिवाइस ये होती हैं, मेडिकेटेड डिवाइस ये होती हैं, और बायोएक्टिव डिवाइस ये होती हैं। चलिएगा इसके सामने आपको मैं एक एग्जांपल भी अभी जस्ट जो बताया था, यह कॉपर टी 380A के नाम से विख्यात है, जो मैंने बताया है आपको। सेम यहां पर भी नायलॉन का थ्रेड यहां होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन सी शेप की ये डिवाइस होती हैं, तो आपका जवाब होगा टी शेप की ये डिवाइस होती हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, यहां पर भी क्या अटैच होता है, तो नायलॉन का थ्रेड अटैच होता है, नायलॉन थ्रेड इसमें भी अटैच होता है। नायलॉन का धागा, यह रहा नायलॉन का थ्रेड, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है, नायलॉन का थ्रेड है। और यह क्या है, यह कॉपर टी है, टी शेप की डिवाइस है। क्लियर है? यह कॉपर टी है और नीचे नायलॉन का थ्रेड है, शेप टी शेप की है। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन सी शेप है बेटा, टी शेप है, और नायलॉन का धागा नीचे बना हुआ है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, इसके एग्जाम्पल देखिएगा, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल यहां होते हैं जो इंडिकेट करते हैं इन्हें।
कॉपर टीज के अंदर अभी सवाल नए नए भी आने लगे हैं इनके ऊपर, जो हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप को लेकर। टाइप में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको किस प्रकार की होती हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और हम आपको बताना चाहेंगे उसके बारे में, आपकी जो ये कॉपर टीज होती हैं ये भी कहाँ प्लेस होंगी। जैसे हम सब कंप्लीट देख रहे हैं, जितनी भी हम डिवाइसेस बात कर रहे हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, तो यूट्रस में ही ये प्लेस होने वाली हैं। लेकिन अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसका एक्शन क्या होने वाला है, ये कैसे काम करने वाली है। तो इसके टाइप से पहले मैं इसका एक्शन तुम्हें बताना चाहूंगा। ये पर्टिकुलर मैं आपको किसकी बारे में बात कर रहा हूं बेटा, हम बात कर रहे हैं टाइप सेकंड जनरेशन के बारे में। क्लियर है। तो एक्शन की बात देखिएगा कैसे काम करती हैं। यहां दो चीजें हैं, या तो कॉपर होगा या फिर सिल्वर होगा। दो चीजें हैं, कॉपर या सिल्वर। ये दोनों स्पर्मिसाइडल होती हैं। कैसे होते हैं बेटा, स्पर्मिसाइडल। क्या है ये, स्पर्मिसाइडल मतलब ये स्पर्म को किल करते हैं। स्पर्म को क्या करेंगे, किल कर देंगे। अरे जब स्पर्म ही मर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, यानी कि यह कैसी होती हैं। तो आपका जवाब होगा यह कैसे होंगे, आपके स्पर्मिसाइडल ये होते हैं और इनका काम होता है किल कर देना। तो यह किल करने का काम करते हैं और स्पर्म को मार देते हैं। क्लियर है। तो स्पर्मिसाइडल इनका एक्शन होता है, ये स्पर्मिसाइडल हैं और ये स्पर्म को मार देते हैं। कौन कौन सी चीजें बताई मैंने, दो चीज बताई, एक कॉपर है और दूसरा आपका सिल्वर है। क्लियर है पॉइंट। यानी एक्शन पूछा जाए बताओ सेकंड जनरेशन कैसे काम करती है, आपका जवाब होगा सेकंड जनरेशन में कॉपर और सिल्वर आते हैं, दोनों स्पर्मिसाइडल हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया फॉरेन बॉडी एक्शन, दूसरा काम है स्पर्मिसाइडल काम करती हैं। बायोकेमिकल चेंजेज ये कर सकती हैं और स्पर्म को मार सकती हैं। क्लियर है। स्पर्मिसाइडल भी कैसे करती हैं, बायोकेमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंज, बायोकेमिकल चेंज। जो आपकी स्पर्म एक प्रकार की सेल ही तो है, उस सेल में बायोकेमिकली चेंज करते हैं, उसके कंपोजिशन में बदलाव ये करती हैं और उसे मार देती हैं। यह काम होता है कॉपर और सिल्वर का। क्लियर है। अब सबसे महत्वपूर्ण, जहां सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं बेटा, वहां आ जाइएगा आप एग्जाम्पल्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इसके एग्जाम्पलों के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एग्जाम्पल्स में, ओल्ड डिवाइसेज। ये वे डिवाइसेज है जो पुराने जमाने में चला करती थी, पहले वाली डिवाइसेस। कौन कौन सी थी ये डिवाइसेस, इसमें दो एग्जाम्पल आया करते थे। एक एग्जाम्पल था कॉपर T7, एक था कॉपर T200B। 200B ये पता लग ही गया होगा, क्या बताया मैंने, कॉपर साइज पर mm स्क्वायर एरिया, और B बोले तो ये कॉपर आयन होता है, T बोले तो शेप, 200 बोले तो पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया, और B बोले तो इसकी साइज। यह कितने साल तक काम करती थी, इसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर, इसकी ड्यूरेशन है 4 ईयर, ये 4 साल तक काम करती है। फिर आगे B, न्यू डिवाइसेज। अभी जो डिवाइसेज चल रही हैं उनके एग्जाम्पल देखिएगा। इसमें 3 डिवाइसेस को हम इंक्लूड करते हैं। पहली डिवाइस आपकी है कॉपर T220। नेक्स्ट आपकी B नंबर पर आती है सेकंड नंबर पर कॉपर T380A, और नेक्स्ट है आपकी कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर जो आती है यह है नोवा टी।
इनके कुछ और भी नाम हैं। इसी को बोलते हैं फ्रीडम 10, फ्रीडम 10, इसे बोलते हैं फ्रीडम 5, फ्रीडम 5। ये दोनों याद रखना, नोवा टी और कोपर टी 380A, फ्रीडम 10, फ्रीडम 5। ड्यूरेशन देखिएगा कितने कितने साल के लिए काम करती हैं। यह काम करता है 4 साल के लिए, यह काम करती है आपकी 10 साल के लिए। लिखा है फ्रीडम 10, यानी कितने साल हो गए बेटा, 10 साल। अगर इसकी बात आए तो फ्रीडम 5 यानी 5 साल, 5 साल के लिए काम करता है। यह जो नोवा टी है, यह आपकी वह डिवाइस है। दूसरा एमसीक्यू यहां से, फर्स्ट डिवाइस जहां पर सिल्वर कोर काम में लिया गया। इन सब पे कॉपर लिखा है, सब कॉपर की डिवाइस है, लेकिन यहां सिल्वर काम आता है। तो याद रखना यह नोवा टी है। क्लियर है? यानी फर्स्ट डिवाइस यूज्ड सिल्वर कोर, जिसके ऊपर सिल्वर कोर काम में लिया गया है, वह डिवाइस कौन सी थी? नोवा टी। दोनों एमसीक्यूज क्लियर रखना यहां से। पहला एमसीक्यू ड्यूरेशन पर आता है। कॉपर टी 300A कितने साल तक काम करती है? 10 साल तक काम करेगी। कितने साल तक? 10 साल तक काम करती है। आपका जवाब होगा 10 साल तक। नोवा टी कितने साल तक काम करती है? 5 साल तक। इसीलिए इसे बोला फ्रीडम 10, इसे बोला फ्रीडम 5। नोवा टी पर दूसरा एमसीक्यू, सीरीज ऑफ एमसीक्यू जहां है, यह क्या बोलता है कि बताओ सिल्वर कोर सर्वप्रथम कौन सी डिवाइस पर काम में लिया गया था? नोवा टी पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। कॉपर टी 7 1 ईयर, कॉपर टी 200B 4 ईयर, कॉपर टी 220 4 ईयर, कॉपर टी 380A, फ्रीडम 10 10 साल, नोवा टी फ्रीडम 5 5 साल। फर्स्ट डिवाइस जहां सिल्वर काम में लिया गया, नोवा टी। पॉइंट्स क्लियर हुए? एमसीक्यूज हैं यहां पर, आगे दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात कर रहे हैं आपकी जो तीसरा प्रकार है इसका। 2 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, ओल्ड डिवाइस और न्यू डिवाइस। अभी आने लगी है मल्टी लोडेड डिवाइसेज। मल्टी लोडेड डिवाइसेज, यहां से सवाल बीएचयू में आया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मल्टी लोडेड डिवाइसेस भी आती हैं। एग्जाम्पल देखिएगा इनका भी। मल्टी लोडेड कॉपर टी 250, मल्टी लोडेड कॉपर टी 375, 250, 375, ये मल्टी लोडेड डिवाइसेज हैं। इनका ड्यूरेशन, यह काम आता है आपका जो 250 है, यह यूज होता है 3 साल के लिए, और यह काम आता है 5 साल के लिए। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट और, मल्टी लोडेड डिवाइसेस क्या है? तो याद रखना है कि जो मल्टी लोडेड डिवाइसेज हैं, मल्टी लोडेड डिवाइसेज हैज लेस एक्सपल्सन रेट, इनकी एक्सपल्सन रेट कम होती है। लेस एक्सपल्सन रेट एंड लो फेल्योर रेट, इनकी फेल्योर रेट भी कम होती है। कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम? जो मल्टी लोडेड वाली है। तो सभी का ड्यूरेशन मैंने बता दिया है जो बहुचर्चित हैं, और इनके एमसीक्यू भी बता दिए जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रखते हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं हम। आपका सेकंड जनरेशन जो था
उस सेकंड जनरेशन में इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं आपके सामने। सेकंड जनरेशन कॉपर्टीज, दोनों केमिकल मैंने बताए, कॉपर और सिल्वर यहाँ होता है, बायोएक्टिव है, मेटालिक है और मेडिकेटेड डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट, साइज बताया, ABCD होता है, जिसे एग्जाम्पल रख के बता दिया है। संख्या बल दिखाता है पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर वायर को। सेफ टी शेप की है, नायलॉन थ्रेड यहाँ अटैच होता है। एक्शन करती हैं बायोकेमिकल चेंजेज विद स्पर्म और स्पर्मिसाइडल एक्शन इनका होता है। ओल्ड डिवाइसेस 2 हैं, कॉपर T7 1 साल, कॉपर T220B 4 साल। न्यू डिवाइसेस में 3 मैंने रखी, कॉपर T220 4 साल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपर T380A फ्रीडम 10 बोलते हैं, नोवा टी को फ्रीडम 5 बोलते हैं। पहली डिवाइस जहाँ सिल्वर काम आया कॉपर की जगह वह नोवा टी थी। इसके अलावा मल्टी लोडेड की बात हमने कर ली। मल्टी लोडेड में कॉपर T250 और कॉपर T375 आती हैं। मल्टी लोडेड डिवाइसेस का मतलब वे डिवाइसेस हैं जिनकी एक्सपल्सन रेट और फेल्योर रेट कम होती है, अच्छी डिवाइस मानी जाती हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। और अब हम चल रहे हैं जनरेशन थर्ड के बारे में। तीसरी जनरेशन बात करते हैं, दूसरी जनरेशन के बारे में बात कर लिए, तीसरी जनरेशन बोले तो थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन IUD। थर्ड जनरेशन IUD होता है बेटा, इन्हें हम हार्मोनल बोलते हैं। अब यहां कंफ्यूज मत हो ना, हार्मोनल मेथड नहीं है, ये हार्मोनल IUD हैं। हार्मोनल मेथड अलग है, वो तो हमने पढ़े हैं, तीसरे नंबर पर पढ़े थे, माला डी माला एन, वो हार्मोनल मेथड थे। क्लियर है, ये हार्मोनल है। हार्मोनल क्यों कहा हार्मोनल? क्योंकि यहां हार्मोन पाया जाता है और मुख्यतः याद रखना मोस्टली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः रखा जाता है, इसलिए हार्मोन कह दिया। दूसरा मेडिकेटेड बोलते हैं। मेडिकेटेड क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि मेडिकेटेड कहने का उद्देश्य है यह रिलीज करती हैं, आयन रिलीज करे या हार्मोन रिलीज करे। तो बताओ ये क्या रिलीज करेगी? तो आपका जवाब होगा हार्मोन रिलीज करती है, इसलिए हमने इसे मेडिकेटेड कह दिया। तीसरा बायोएक्टिव कह रहे हैं। क्यों कहा बायोएक्टिव? क्योंकि ये क्या करती है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होती है। 3 महत्वपूर्ण बातें जनरेशन के बारे में, IUD की थर्ड जनरेशन। चलिएगा इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसके पहला एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रोजेस्टा शर्ट। प्रोजेस्टा शर्ट क्या है बेटा? प्रोजेस्टा शर्ट क्या है? प्रोजेस्टा शर्ट क्या होता है इसमें देखिएगा। इस प्रोजेस्टा शर्ट में आपका अमाउंट होता है, यह फिल होती है आपकी 32 mg, 32 नहीं 38 mg प्रोजेस्टेरोन। इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है और कितना रिलीज करता है? तो याद रखना है यह रिलीज करती है 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से। इतना यह रिलीज करती है पर डे। कितनी? 65 माइक्रोग्राम पर डे। 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है और रिलीज करती है 65 माइक्रोग्राम पर डे। ड्यूरेशन देखिएगा कितने समय तक काम आएगी यह, तो इसकी ड्यूरेशन होती है 1 साल। 1 साल तक काम आती है ये, 1 ईयर काम आएगी, 1 साल तक ये काम आती है। क्लियर है? अब सुनिए देखिएगा, आपकी जो प्रोजेस्टा शर्ट है 1 ईयर के लिए काम आ रही है। 38 mg प्रोजेस्टेरोन इसमें होता है, 65 माइक्रोग्राम ये पर डे रिलीज कर रही है।
आपकी जो यह वाली डिवाइस है इसमें हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, यानी यह हार्मोन जो है क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है। अगर एक्शन पूछा जाए कैसे काम करेगी, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करेगा ताकि स्पर्म की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, स्पर्म ना पहुंच पाए, और फिर ये काम करती है। एक और यहां से एमसीक्यू बनता है, और एमसीक्यू होता है कि फर्स्ट हार्मोनल डिवाइस जो थी आईयूडी वो कौन सी थी, तो यही थी प्रोजेस्टाशर्ट। याद रखना है, इट इज ए फर्स्ट हार्मोनल आईयूडी, और पहली हार्मोनल आईयूडी कौन सी है, आपका आंसर होगा प्रोजेस्टाशर्ट। फर्स्ट हार्मोनल आईयूडी है। दूसरा पॉइंट, इस फर्स्ट हार्मोनल आईयूडी को कब स्टार्ट किया गया या कब हुई थी ये स्टार्ट, तो याद रखना है इसे स्टार्ट किया गया कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में कब, इन 1976 में, 1976 में, 1976 में इसे यूज में लिया गया कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में, और वह पहली थी, फर्स्ट हार्मोनल आईयूडी है, प्रोजेस्टाशर्ट के रूप में जानी जाती है। तो पहला एग्जांपल है प्रोजेस्टाशर्ट। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कितना है 38 mg, कितना रिलीज करती है 65 माइक्रोग्राम पर डे, कितने साल तक काम करेगी 1 साल तक। पहली आपकी हार्मोनल आईयूडी कौन सी है, जवाब होगा प्रोजेस्टाशर्ट, और कब का लागू किया गया तो बताना है 1976 में। चलिएगा दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं LNG20। LNG20 इसी का एक विख्यात नाम और है मिरीना। LNG20 या मिरीना, इसी को बोलते हैं LNG20 या मिरीना। इसमें क्या होता है, इसमें 52 mg लीवोनोर्जेस्ट्रिल होता है। लीवोनोर्जेस्ट्रिल बोले तो प्रोजेस्टेरॉन, लीवोनोर्जेस्ट्रिल भी प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव है। और यह कितना रिलीज करती है, तो यह रिलीज करती है 20 लिखा है, तो सीधी सी बात है 20 माइक्रोग्राम पर डे, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती है। चलिएगा इसका समय कितना होगा, कितने समय तक यह काम करेगी कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में, तो आंसर होगा 5 साल। यह 5 साल के लिए काम करती हैं। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में काम आएगी मिरीना या LNG20। क्लियर हुए पॉइंट्स। चलिएगा इसी के साथ हमारी तीनों जनरेशन्स खत्म होती हैं आईयूडी, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड। अब मैं इन तीनों की फेल्योर रेट आपको बताता हूं। तीनों जनरेशन को अगर आप देखोगे तो देखिएगा, जो जनरेशन फर्स्ट थी लिप्स लूप, इसकी फेल्योर रेट मैंने आपको बताई थी कि इसकी फेल्योर रेट होती है 3%। कितनी, 3%, ज्यादा है। जो इसकी दूसरी जनरेशन है सेकंड जनरेशन, इसकी फेल्योर रेट यानी जो कॉपर टी वाली होती है इनकी फेल्योर रेट होती है 0.6%। और जो जनरेशन थर्ड है बोले तो हार्मोन वाली, इनकी फेल्योर रेट होती है 0.2%। तो सबसे बढ़िया कौन सी है इनमें फेल्योर रेट के हिसाब से देखें तो हार्मोन वाली 0.2, और सबसे ज्यादा फेल्योर रेट किसकी है, तो फर्स्ट वाली की है। क्लियर है, जिसे हमने कहा नॉन मेडिकेटेड, क्या कहा था इसे, नॉन मेडिकेटेड, नाम दिया नॉन मेडिकेटेड। दूसरे वाली को क्या नाम दिया था आपने, मेटालिक, क्या नाम दिया था, मेटालिक। और तीसरी को नाम दिया था हार्मोनल। यानी कि हार्मोनल आईयूडीज जो होती हैं वह तीसरी जनरेशन है, सबसे कम फेल्योर रेट दिखाता है। मेटालिक वाली जो है 0.6% फेल्योर रेट है, मतलब दूसरे नंबर पर आती है आईयूडीज वाली, कॉपर्टीज वाली। और फर्स्ट जनरेशन सबसे ज्यादा फेल्योर रेट ये दिखाता है। सारे के सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं।
आपके जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड और जनरेशन थर्ड के। चलेगा, हमने सेकंड जनरेशन से स्टार्ट किया। इन्हें हार्मोनल जो डिवाइस होती हैं, इसलिए हार्मोनल डिवाइस नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहां हार्मोन नहीं, मेटल होता है, इसलिए नाम क्या दे दिया, मेटालिक डिवाइसेस। कॉपर टी इन्हें बोलते हैं। कॉपर टी क्यों बोला? कॉपर होता है। बायोएक्टिव डिवाइस है, पहला पॉइंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है। मेटालिक डिवाइस है क्योंकि मेटल प्रेजेंट है। मेडिकेटेड डिवाइस है क्योंकि आयन या हार्मोन कोई भी चीज रिलीज करेगी। अब मैं अगर यहां भी पर्टिकुलर बात करूं तो ये क्या रिलीज कर रही है? आयन रिलीज कर रही है, हार्मोन रिलीज नहीं करती। हार्मोन रिलीज करती है कौन सी वाली? थर्ड जनरेशन वाली, इसलिए उसे हार्मोनल बोलते हैं, इसे मेटालिक बोल रहे हैं। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं, कॉपर हो, सिल्वर हो सकते हैं, दोनों स्पर्मिसाइडल काम करते हैं। साइज किस प्रकार की मिल सकती है? ABCD साइज में। नंबर मिल सकते हैं पर स्क्वायर mm सरफेस एरिया ऑफ कॉपर वायर को इंडिकेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया आपके सामने, जैसे आपकी 380 वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया। शेप बता दी, टी शेप की होती हैं, नायलॉन का धागा लगा होगा साथ में, एक्शन करती हैं, यह स्पर्मिसाइडल एक्शन इनका होता है। चलिएगा आगे देखिएगा। ओल्ड डिवाइसेज जो है वह कॉपर T7 है और कॉपर T200B है, जो ओल्ड डिवाइसेस थी। ड्यूरेशन भी बताई 1 साल और 4 साल। न्यू डिवाइसेज में नोवा टी बहुत महत्वपूर्ण है, पहली सिल्वर वाली है और 5 साल तक काम करती है, इसलिए फ्रीडम 5 बोलते हैं। कॉपर T380A इसे फ्रीडम 10 बोलते हैं, 10 साल तक काम करती है, और 220 4 साल तक काम करती है। मल्टी लोडेड डिवाइसेस जो होती हैं इसमें 250 और 375 आती हैं, एक 3 साल और एक 5 साल के लिए काम कर रहा है। फेल्योर रेट और एक्सपल्सन रेट कम होती है। थर्ड जनरेशन हार्मोन निकालती है, इसलिए हार्मोनल कहा। मेडिकेटेड कहते हैं, बायोएक्टिव बोल रहे हैं। चलिएगा, इसके एग्जाम्पल में पहला प्रोजेस्टा शर्ट है, पहली हार्मोनल यही है। आईओडी 1976 में से स्टार्ट किया गया था। कितना mg इसमें होता है? 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। कितना रिलीज करती है? 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती है। कितने साल काम करेगी? 1 साल काम करेगी। चलिएगा आगे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है LNG20, मिरिना भी बोल रहे हैं। कितना mg होता है? 52 mg यहां है। लीवोनोरजेस्ट्रिल, नाम लिखा LNG, इसकी फुल फॉर्म होती है लीवोनोरजेस्ट्रिल। कितना रिलीज करती है? तो 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करेगी। कितने साल काम करेगी? 5 साल काम करेगी। पर्टिकुलर एक एक जनरेशन की फेल्योर रेट भी हमने डिस्कस कर ली कि कौन सी की कितनी फेल्योर रेट रहने वाली होती है, एक साथ बताया मैंने। 3.6 और 0.2 फेल्योर रेट इनकी रहने वाली होती है। चलिएगा, यहां तक हमने देखा। आगे हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या रहने वाली है बेटा? वह है साइड इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट, आईओडी के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? आईओडी जो हम लगा रहे हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट मिल सकते हैं? लगाने की बात कर रहा हूं, ये किसके साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूं? आपके इंसर्शन की। रिमूवल के अलग होते हैं, इंसर्शन के अलग होते हैं। तो आपके जो इंसर्शन है उसके साइड इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। और उन साइड इफेक्ट में बेटा सबसे पहला साइड इफेक्ट जो आता है, याद रखना है, फर्स्ट साइड इफेक्ट जो आएगा, हम बात कर रहे हैं एक एक के बारे में बात करेंगे, फिर पर्टिकुलरली बात करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला है ब्लडिंग। ब्लडिंग याद रखिएगा, यह फर्स्ट नंबर पर आता है, फर्स्ट साइड इफेक्ट है। बोला जाए बताओ आईओडी लगाने का सर्वप्रथम साइड इफेक्ट क्या आएगा? जवाब होगा ब्लीडिंग। निकालने का सबसे पहले क्या होता है? तो पेन। निकालते हैं तो सबसे पहले दर्द होता है, और जब डालते हैं तो सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, याद रखिएगा। तो आईओडी इंसर्ट करते समय पहला साइड इफेक्ट क्या आएगा? तो आंसर देना है, ब्लीडिंग निकल कर आएगी। चलिएगा,
अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपका क्या मैनेजमेंट बनता है? आप एक नर्सिंग कर्मी हैं, क्या सलाह दोगे उस महिला को? चलिएगा एडवाइस देते हैं हम। क्या क्या एडवाइस दे सकते हैं? पहली एडवाइस तो महिला को बताना है, रीअश्योर करना है कि वह आयोडीन नहीं निकाल दे। ऐसा नहीं हो कि उसे ब्लीडिंग मिली और वो निकाल दी। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलता है, लेकिन कंटिन्यू ज्यादा दिनों तक नहीं रहनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग मिले और आयोडीन निकाल दी जाए तो समस्या हो सकती है। तो उसे बोलना है, उसे रीअश्योर करना है कि आयोडीन रिमूव नहीं करना, डॉक्टर की सलाह लेगी, गायनोकोलॉजिस्ट की सलाह लेगी, उसे लगेगा निकालना चाहिए तो वो रिमूव करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो पहला पॉइंट करना है, रीअश्योर द फीमेल, रीअश्योर द फीमेल, रीअश्योर द फीमेल नॉट रिमूव द आयोडी। ऐसा नहीं हो कि निकाल दे, नॉट रिमूव द आईयूडी। ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखें। क्या बताना है? आईयूडी मत निकालना। रीअश्योर कर रहे हैं उसे कि आईयूडी को रिमूव नहीं करना है। आपको तकलीफ है, आप उसे शिकायत करें, गायनेकोलॉजिस्ट करेगा। आप खुद डॉक्टर नहीं बने, स्वयं डॉक्टर नहीं बने, खुद नहीं निकालें, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पहला पॉइंट मैनेजमेंट में, रीअश्योर द फीमेल, डू नॉट रिमूव द आईयूडीज। आईयूडी को रिमूव नहीं करना है, ये पॉइंट बताएं आप उसे। चलिएगा दूसरा पॉइंट, अब कुछ देना भी पड़ेगा। तो यहां एक चीज आप दे सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है तो आपके बॉडी के अंदर क्या समस्या हो सकती है? एनीमिया डेवलप हो सकता है। तो उसे रोकने के लिए आप फेरस सल्फेट दे सकते हैं, याद रखिएगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट आपको देना है। फेरस सल्फेट देना है कितना? 200 mg TDS देना है, दिन में 3 बार। कितने समय तक देना है? फॉर 1 to 2 month। फेरस सल्फेट 200 mg TDS देंगे, 1 से 2 महीने के लिए दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही, कंटिन्यू है, तो भाई आयोडीन निकालनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू, इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू देन रिमूव आयोडीज, निकालनी पड़ेगी। ये पहला साइड इफेक्ट और उसका इलाज बता दिया मैंने। आईयूडी को डालने का पहला साइड इफेक्ट क्या मिलेगा? ब्लीडिंग। क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए सर्वप्रथम, भाई खुद मत निकालना, डॉक्टर की सलाह लेना, उसकी देख रेख में उसके द्वारा ही निकाली जाएगी। दूसरा, आप क्या चीज काम में लेंगे इसके लिए? एनीमिया को रोकने के लिए आप ले सकते हैं फेरस सल्फेट। कितना काम में लेंगे? 200 mg। कितनी बार? दिन में 3 बार। कितने दिनों तक? 1 से 2 महीने तक। तीसरा पॉइंट, अगर नहीं रुक रही तो फिर इसे रिमूव करवा देना है। क्लियर है जी? ठीक है, पहला साइड इफेक्ट क्लियर हुआ। दूसरे की बात करता हूं, सेकंड साइड इफेक्ट यह होगा पेन। दूसरा तकलीफ क्या हो सकती है जी? पेन हो सकता है। चलिएगा, पेन हो गया, इसका मैनेजमेंट भी कर लो। दर्द जब होता है तो क्या काम में लेते हैं? तो एनाल्जेसिक काम में लेनी पड़ेगी, एनाल्जेसिक काम में ले लो। लेकिन मानो ले लेने के बाद भी पेन इतना भयानक हो रहा है कि बहुत ज्यादा सीवियर है, इनटॉलरेबल पेन अगर हो रहा है तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इफ इनटॉलरेबल पेन, इनटॉलरेबल पेन बहुत तेज है, देन रिमूव आईयूडी, तो निकाल देना। अगर पेन बहुत ज्यादा तेज गति से हो रहा है तो फिर निकाल देना चाहिए। पहला एनाल्जेसिक्स काम में ले लो, और दूसरा फर्स्ट एनाल्जेसिक्स और दूसरा रिमूव कर दो अगर दर्द नहीं मिट रहा तो। क्लियर है पॉइंट? दूसरा पेन है इसका साइड इफेक्ट। चलिएगा तीसरा साइड इफेक्ट बताते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट पीआईडी हो सकता है।
पीआईडी बोले तो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेज, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। चलिए, अगर यह हो जाती है तो क्या मैनेजमेंट आप कर सकते हैं? अगर पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस हुई हैं तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स काम में ले सकते हैं। और याद रखिएगा एक बात और, कि जो फीमेल आईयूडी काम में ले रही है उसमें लगभग 2 से 8 टाइम ज्यादा संभावना है इसकी पीआईडी होने की, संभावनाएं ज्यादा रहती है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं आप? इन्फेक्शन की समस्या है तो यूज करना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप काम में ले लीजिएगा, बेस्ट है। लेकिन मानो अगर आपको रिलीव नहीं मिल रहा, फायदा नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है 48 घंटे में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आप आईयूडी को रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? यानी इफ नॉट ट्रीट विथ इन 48 आवर, अगर 48 घंटे में ठीक नहीं हुआ है, देन रिमूव आईयूडी। एक बात याद रखिएगा कि फीमेल यूज आईयूडी हैज 2 to 8 टाइम greater chance of पीआईडी, उसमें पीआईडी होने की संभावना 2 से 8 गुना ज्यादा है सामान्य फीमेल की तुलना में। इसलिए जिन फीमेलों को पीआईडी की संभावनाएं होती हैं, उन फीमेलों के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है? जिन भी फीमेल में पीआईडी की संभावना है, आप वहां आईयूडीज को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, क्योंकि आईयूडी लगाने के बाद पीआईडी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? यानी आईयूडी का रिलेशन है किसके साथ में? पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस के साथ में। तीसरा साइड इफेक्ट क्लियर हुआ। चौथे की बात करते हैं। फोर्थ साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है यूटेराइन परफोरेशन। यूटेराइन परफोरेशन का मतलब होता है बेटा फट जाना, रप्चर हो जाना। परफोरेशन का मतलब क्या होता है? रप्चर, यानी कि जब यूटरस रप्चर हो जावे। अब ये कब हो सकता है, इसका कारण देखना चाहेंगे हम। सबसे पहले वजह क्या हो सकती है? कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं, डॉक्टर्स, फिजिशियन की बात कर रहा हूं, जो भी ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड था और प्रैक्टिस के लिए काम में कर रहा था। ऐसे लोगों की वजह से यह संभावना हो सकती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड आपने डायग्राम देखा होगा यूट्राइन साउंड का, ओबीजी में। यूट्राइन साउंड आता है यूट्राइन लेंथ को मेजर करने के लिए, यूट्रस की लेंथ को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, उसका नाम है यूट्राइन साउंड। जब ये काम में लिया जाता है तो क्या होता है, कई बार जब अनट्रेंड फिजिशियन था और वह यूट्राइन साउंड से मेजर कर रहा था और उसने जैसे इंसर्ट किया दीवार को छेद कर बाहर चला गया, रप्चर हो गया, प्रेशर से अंदर डाल दिया, एक लिमिटेड जैसे रेजिस्टेंस डेवलप वो रुक जाना चाहिए मेजरमेंट के लिए, वो प्रेशर लगाया और ऊपर चला गया, यानी कि वह इसे रप्चर कर सकता है। अगर ऐसा हो गया है तो इमीडिएटली आईयूडी रिमूव कर देनी चाहिए। तो वजह बता रहा हूं क्यों ऐसा हो सकता है। तो वजह हो सकता है कि इंसर्शन ऑफ
uterine sound by measuring length of uterus by untrained physician। ये बात याद रखना, अनट्रेंड फिजिशियन। अगर समझदार है तो फिर नहीं होगा। अनट्रेंड व्यक्ति के द्वारा काम में लिया गया था, इसलिए रप्चर हो गया, ये इसका कारण है। चलिएगा, इसने तो कर दिया, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इलाज। ये तो काम करके छोड़ देते हैं समस्या पैदा करके। क्या करोगे आप इसके लिए? तो आप इमीडिएटली आईयूडी को रिमूव करो। इमीडिएटली रिमूव आईयूडी। आईयूडी को रिमूव कर लो, तुरंत रिमूव कर ली जाएगी। अगर समस्या कैसी है? यूट्राइन परफोरेशन की। पांचवी समस्या क्या हो सकती है? देखिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोले तो बच्चा आउटसाइड द नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, जो जहां बच्चा नॉर्मली यूट्रस में रहना चाहिए उसकी जगह कहीं और इम्प्लांट है और वृद्धि कर रहा है, किसी और ही जगह रह रहा है, तो हम उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह देते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ ससेप्टिबल फीमेल में देखने को मिलती है। सीन इन ससेप्टिबल फीमेल्स, कुछ पर्टिकुलर फीमेल्स, ससेप्टिबल फीमेल्स हैं, उनमें देखने को ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी मिल सकती है। तो दीज आर द सम कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बेहद महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। नोट डलवा कर लिखवा रहा हूं बेटा, देखिएगा। पहला पॉइंट, आईयूडी का किसी भी कैंसर वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसा हमने आपकी माला डी और माला एन के दौरान हम बात कर रहे थे कि ये कैंसर से इनका रिलेशन होता है, तो याद रखना है कि आईयूडी नॉट रिलेटेड टू एनी कैंसर, इनका लिंक किसी कैंसर से नहीं है, पहली पॉइंट। दूसरी, आईयूडी नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक डिजीजेज, जो आपकी कार्डियक डिजीजेस थी जहां पर माला डी, माला एन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, ये यहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। आप यहां इन्हें काम में ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स दोनों? इनका लेना देना कैंसर से नहीं है, जहां हार्मोनल मेथड का लेना देना था, इनका लेना देना नहीं है। और यह जो है यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं कार्डियक डिजीजेज में। कौन सी डिजीज में? कार्डियक डिजीजेज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहने वाली होती हैं। चलिएगा, बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं। साइड इफेक्ट में सबसे पहला साइड इफेक्ट मैंने बताया, ब्लडिंग। सबसे पहला साइड इफेक्ट ही क्या होता है? ब्लडिंग होता है। और किसका है? इंसर्शन का है। दूसरा क्या करना है? रीअश्योर करना है फीमेल को। क्या बताना है? कि आईडी रिमूव नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी। क्या डाल सकते हैं आप इसको आपका एनीमिया को बचाने के लिए क्या यूज करेंगे? फेरस सल्फेट। कितना? 200 mg। कितने समय तक? 1 से 2 महीने तक। कितना बार दिन में? तो TDS। फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो फिर रिमूव करनी पड़ेगी। दूसरा है पेन। पेन हो रहा है, क्या काम में लो? एनाल्जेसिक ले लो। फिर भी नहीं रुक रहा, बहुत ज्यादा है, इतना पेन हो रहा है, महिला के लिए बहुत खतरनाक, रिमूव कर दो। नेक्स्ट, PID हो सकती है। अगर फीमेल आईयूडी लगा रही है तो उसे PID होने की संभावना 2 से 8 गुना ज्यादा है।
इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काम में ले लो, और 48 घंटे तक ठीक नहीं हो तो फिर हटा देना आईयूडी को। नेक्स्ट, यूट्राइन परफोरेशन। कुछ अनट्रेंड महानुभाव जिसकी गलती हमें भुगतनी पड़ रही है, उसने गलती कर दी, उसे साइज चेक करनी थी यूट्रस की, साइज चेक करने के लिए इसने डाला यूट्राइन साउंड और रप्चर कर दिया। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव कर देना पड़ेगा। क्लियर है? यह है इसका फोर्थ है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है। 2 पॉइंट मैंने बताए जो आपको ध्यान रखने। आईयूडी का रिलेशन कैंसर के साथ नहीं है और कार्डियक डिजीज में आप दे सकते हैं। चलिएगा, यहां तक हमने देखा। जो मैंने साइड इफेक्ट बताए बेटा, वो किसके साइड इफेक्ट थे? इंसर्ट करने के। अब मैं बता रहा हूं साइड इफेक्ट ऑफ रिमूवल। रिमूव करने के साइड इफेक्ट भी आते हैं, अलग अलग पूछ सकता है आपको एग्जामिनर। साइड इफेक्ट ऑफ रिमूवल, साइड इफेक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडीज, साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी रिमूवल। चलिएगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप आईयूडी को निकालना चाहते हैं, रिमूव करना चाहेंगे, समय होने के बाद में निकालते भी हैं। जब निकालते तो क्या साइड इफेक्ट आता है? तो पहला साइड इफेक्ट तो रहेगा पेन, वहां पहला ब्लीडिंग था, और दूसरा साइड इफेक्ट आता है ब्लीडिंग। यह लगभग 10 से 15% और यह लगभग 15 से 40% तक देखने को मिलता है। तो अगर बात आए इंसर्ट करने की, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या होगा इंसर्ट करने में? तो जवाब होगा ब्लीडिंग। रिमूव करने में पहला साइड इफेक्ट क्या आएगा? तो फिर जवाब होगा पेन। कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट्स। क्लियर किए, पूरे साइड इफेक्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा एक उस फीमेल जिसके लिए आईयूडी बेस्ट है। क्या कौन सी महिला के लिए आईयूडी बेस्ट रहने वाली है? तो हम बात करेंगे आइडियल फीमेल। आइडियल फीमेल फॉर आईयूडी। कौन सी महिला के लिए आपको आईयूडी बेस्ट रखनी है? मतलब आईयूडी बेस्ट कौन सी महिला के लिए रहने वाली है? आइडियल फीमेल फॉर आईयूडी। पहला, एट लीस्ट 1 चाइल्ड। एक बच्चा होना चाहिए। पहला पॉइंट, एक बच्चा होना जरूरी है आईयूडी इंसर्ट करने के लिए। अगर एक बच्चा है आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल आ रहा हो, उस फीमेल के लिए आप आईयूडी इंसर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल है, बढ़िया है। तीसरा, नो हिस्ट्री ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं है। इसके अलावा नो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है और पीआईडी की समस्या नहीं है, तो आप यह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल जो है वह मोटिवेटेड भी होनी चाहिए। मोटिवेटेड है, चेक कर सके आपको, हाँ मैं चेक कर लूंगी, कोई थ्रेड उधर उधर तो नहीं जा रहा, तो ऐसी होनी चाहिए। मोटिवेटेड का मतलब है विलिंगली चेक कर ले, आपको बार बार बताना नहीं पड़े। विलिंगली चेक नाइलॉन थ्रेड, यानी अपनी मर्जी से नाइलॉन थ्रेड को चेक कर ले, इसका मतलब आप उसके आईयूडी लगा सकते हैं। तो एक बच्चा हो लगा दो, नॉर्मल मेंसेस है लगा दीजिएगा, पीआईडी की कोई हिस्ट्री नहीं है लगा दीजिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है लगा दो, मोटिवेटेड फीमेल है लगा दो। ये एक उस महिला के लिए है जो महिला ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है, आप उस फीमेल को आईडी लगा सकते हैं। चलिएगा आगे बात करें किस में नहीं लगाना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्राइंडिकेशन।
कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं लगाना चाहिए? कौन सी फीमेल है जिसमें नहीं लगाएंगे? आईयूडी। तो इसके दो प्रकार हैं। पहला तो है एब्सोल्यूट, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है माला डी और माला एन में, वैसे ही यहां बता रहा हूं, मैंने कंबाइंड ओसीबी में पढ़ा था। एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट, मतलब दोनों का तुम जानते हो। आपका एब्सोल्यूट का मतलब है किसी भी अवस्था में काम में नहीं लेना, और रिलेटिव में कुछ हद तक काम में नहीं लेना है। चलिएगा देखते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम में सवाल यहां से आता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में से। पहला एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बिल्कुल काम में नहीं लेना, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, संभावना आपको है कि महिला गर्भावस्था में हो सकती है, काम में मत लेना। क्लियर है? बोले तो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी में काम में नहीं लेना है आपको, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहने वाला है ये। चलिएगा दूसरा देखिएगा और क्या। सेकंड, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के बाद में सेकंड नंबर पर आपका आता है अगर उसे क्या है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, एब्सोल्यूटरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर उसे हिस्ट्री है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो भी आपको आईयूडी नहीं लगाना है। इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, चाहे पीआईडी हो, चाहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, चाहे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो। चलिएगा आगे, अनडायग्नोस्ड, अनडायग्नोस्ड यूट्राइन ब्लडिंग हो, यूट्राइन ब्लडिंग, यूट्रस से ब्लडिंग हो रही हो, अनडायग्नोस्ड यूट्राइन ब्लडिंग हो, इट इज ऑल्सो ए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। पहला सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, दूसरा पीआईडी, तीसरा हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, चौथा अनडायग्नोस्ड यूट्राइन ब्लडिंग, पांचवा यहां लिख रहा हूं। पांचवा क्या हो सकता है आपका, फिफ्थ नंबर पर आपका आ सकता है कि सर्वाइकल या यूट्रस कैंसर हो, सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर। अगर इन दोनों का कैंसर है तो भी आपको काम में नहीं लेना है। 5 कारण मैंने बताए जहां पर आपको बिल्कुल भी आईयूडी काम में नहीं लेनी है। बोले तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, चाहे तो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, चाहे तो पीआईडी हो, चाहे तो हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, चाहे अनडायग्नोस्ड यूट्राइन ब्लडिंग की कंडीशन हो, सर्विक्स या यूट्रस का कैंसर हो, ये सब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब बात करें रिलेटिव में, यहां क्या क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रख लीजिएगा क्या क्या ध्यान आपको देना है। रिलेटिव में पहला हो सकता है आपका एनीमिया, एनीमिया रिलेटिव मतलब HB लेस देन 8 ग्राम पर DL हो, इस कंडीशन में आपको इट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। कुछ टर्म कंडीशन विल बी अप्लाई। चलिएगा नेक्स्ट, डिसमेनोरिया हो रहा हो, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं डिसमेनोरिया। एक होता है मीनोरेजिया, 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 पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं डिसमेनोरिया। और मीनोरेजिया का मतलब होता है एसाइक्लिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल गड़बड़ा जाए, नॉर्मल ड्यूरेशन पे नहीं आ रहा है, इसको मीनोरेजिया। क्लियर है?
यानी मीनोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया दो आते हैं। मीनोमेट्रोरेजिया जब काउंट ही नहीं कर सकते तो मेट्रोरेजिया बोल देते हैं, और मीनोरेजिया का मतलब होता है एसाइक्लिक हो जाए, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, इसको मीनोरेजिया। इसके अलावा और क्या हो सकता है जिसमें काम में नहीं लेना आपको? अगर डायबिटीज मलाइटस है तो भी काम में नहीं लेना है, इट्स कॉल्ड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें भी काम में नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर हिस्ट्री ऑफ पीआईडी रही हो कभी, हिस्ट्री ऑफ, यहां तो पीआईडी है, यहां तो पीआईडी है, यहां हिस्ट्री है, पहले कभी रही हो तो भी काम में नहीं लेना, इसको रिलेटिव। अगर पीआईडी है तो एब्सोल्यूट, अगर हिस्ट्री रही है तो रिलेटिव। तो हिस्ट्री ऑफ पीआईडी इज ऑल्सो ए रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ आईयूडीज। क्लियर है? चलिएगा अब बात करते हैं फॉलोअप के बारे में। कितना फॉलोअप, कब कब फॉलोअप होना चाहिए भाई आईयूडी का? तो फॉलोअप होता है फर्स्ट मंथ में पहला फॉलोअप होगा, फिर थर्ड मंथ पर दूसरा फॉलोअप को करवाना है, और फिर सिक्स्थ मंथ पर तीसरा फॉलोअप होना है। 3 फॉलोअप होते हैं लगवाने के बाद में भी। अब फॉलोअप में क्या एजुकेशन देना है आपको, फीमेल को क्या शिक्षा देनी है, क्या ध्यान रखेगी वो, तो मैं जो बता रहा हूं उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले चेक टिप ऑफ, चेक नाइलॉन थ्रेड, नाइलॉन का जो थ्रेड है उसे चेक करें। कब? आफ्टर सेक्स, इंटरकोर्स के बाद में, हैवी वर्क के बाद में, हर हैवी वर्क के बाद में इसे चेक करना है। नॉर्मली कहां रहना चाहिए ये तो याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं। नॉर्मली प्रेजेंट एट टिप ऑफ वेजाइना, नॉर्मली धागा कहां रहता है? टिप ऑफ वेजाइना पर रहता है, पहला पॉइंट। यानी कि उसे नायलॉन के धागे को चेक करना चाहिए, टिप ऑफ वेजाइना पर नॉर्मली रहता है, अगर इधर उधर जा रहा है तो फिर बताओ उसे, किसको? गायनोकोलॉजिस्ट को कंप्लेन करो। और पेन एंड ब्लीडिंग, इनको भी चेक करें। अगर ये कोई भी कंप्लेंट मिलती है, प्रेजेंट होती है चाहे इनमें से कोई में भी, तो इमीडिएटली कहाँ जाना है उसे? इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू फिजिशियन। चाहे उसका धागा इधर उधर जा रहा हो, चाहे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, इन समय इमीडिएटली वो जाएगी। और अगर फॉलोअप की बात आए तो ये इसके फॉलोअप है, ये आपको करना है। आईयूडी के बाद की बातें बता रहा हूं। चलिएगा एक बात और बता रहे हैं, यह भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेस्ट टाइम क्या होगा? आईयूडी इंसर्शन का उचित समय बताओ। बेस्ट टाइम क्या होगा आईयूडी इंसर्शन का? कब करनी चाहिए आईयूडी इंसर्ट? तो देखिएगा बेटा, 3 तरीके से करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल से कैलकुलेट करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, जब उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है उस फेज के दौरान भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, या आप कर सकते हैं विथ इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के अंदर अंदर या ब्लीडिंग फेज के दौरान इंसर्ट कर सकते हैं बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल से। चलिएगा दूसरा पॉइंट बात करते हैं प्रेगनेंसी से। बोले तो डिलीवरी की बात कर रहा हूं, प्रेगनेंसी का मतलब है डिलीवरी। जब डिलीवरी हो गई
उस डिलीवरी से कैसे करेंगे? तो यहां सबसे पहला है पोस्टपार्टम आईयूडी। यह लगाते हैं कब? डिलीवरी से लेकर हॉस्पिटल में छुट्टी तक के समय में लगा सकते हैं। क्लियर है? तो लगाना है इंसर्ट फ्रॉम डिलीवरी टू हॉस्पिटल लीव टू हॉस्पिटल लीव। जब हॉस्पिटल की छुट्टी होगी वहां तक ये लगा सकती है। हॉस्पिटल की छुट्टी के लिए आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो रखते हैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में, और जब सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो बेटा हॉस्पिटल में रखा जाता है 7 दिन। अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, 2020 की हम बातें कर रहे हैं, जो कोरोना सीजन है, इस कोरोना सीजन में और जब तक ये कोरोना की संभावनाएं रहेंगी आने वाले सालों तक, अभी लेटेस्टली मैं बात करूं कोरोना के समय में, तो यहाँ कुछ बदलाव हो रखा है। अभी क्या है, कोरोना में ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में स्टे नहीं रखा जाता है। तो आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी को 1 दिन में और सीजेरियन सेक्शन को 3 दिन में भेज रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन ये बोलती है कि नॉर्मल डिलीवरी को 3 दिन रखना चाहिए हॉस्पिटल में और सीजेरियन सेक्शन को 7 दिन। कोरोना में कुछ क्राइटेरिया बदल लिया है क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो कोरोना में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रख सकते। वह जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को खराब हॉस्पिटल में जितने दिन रहेंगे उतना इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी है एज सुन एज पॉसिबल। वो 1 दिन में आजकल आपका क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज, और सीजेरियन सेक्शन में 7 दिन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन आया हुआ है पीपीआईयूसीडी के बारे में। पीपीआईयूसीडी पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको इंसर्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? यह क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ का है और आंसर है 48 आवर ऑफ डिलीवरी के 48 घंटे में पीपीआईयूसीडी इंसर्ट करी जाती है। इनकी एक्सपल्सन रेट भी ज़्यादा होती है, याद रखना, क्योंकि इस समय एक्सपल्सन रेट क्या है, ज़्यादा हाई एक्सपल्सन रेट देखने को मिलती है। ये डिलीवरी के साथ में हो गया। एक पिपीरियम समय में भी करते हैं, तीसरे प्रकार की आईयूडी इंसर्शन है और उसे हम बोलते हैं पोस्ट पिपीरियल आईयूडी इंसर्शन। पोस्ट पिपीरियल आईयूडी, पिपीरियल पीरियड बोलते हैं 6 सप्ताह को, उसके बाद का समय है, और यह कब करते हैं, आफ्टर 6 to 8 वीक ऑफ डिलीवरी के 6 से 8 वीक बाद आईयूडी इंसर्ट करना पोस्ट पिप्यूरियल आईयूडी इंसर्शन कहलाता है। दिस इज अबाउट ओवरऑल द योर आईयूडीज। सारा सब कुछ हमने खत्म किया। आइडियल फीमेल क्या क्या हो सकती है, एक बच्चा होगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, पीआईडी की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए और मोटिवेटेड रहनी चाहिए। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सारे रिलेटिव है। रिलेटिव में एक चीज़ और याद रखना है, अनमोटिवेटेड फीमेल को भी नहीं लगाते हैं, अनमोटिवेटेड फीमेल, ये पॉइंट और याद रखना। अगर फीमेल नहीं चाहती तो वह रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आ जाएगी। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, पीआईडी, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनडायग्नोस्ड यूट्राइन ब्लडिंग और सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर इसमें आएंगे। एनीमिया, डिसमेनोरिया, मिनोरेजिया,
डायबिटीज मेलाइटस, पीआईडी की हिस्ट्री और अनमोटिवेटेड फीमेल्स आ जाएंगे रिलेटिव में। फॉलोअप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने पर क्या बात बतानी है, थ्रेड का ध्यान रखिए कि नॉर्मल कहाँ रहता है, टिप ऑफ वेजाइना पर। और कब लगाना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल से ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज लगा सकते हैं 10 दिन के भीतर भीतर। डिलीवरी के बाद में पीपीआई-यूसीडी लगती हैं, यह डिलीवरी करने से लेकर हॉस्पिटल में छुट्टी तक लगा सकते हैं। नॉर्मल क्राइटेरिया, नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिन, हॉस्पिटल में 7 दिन। और सबसे लास्ट में पोस्टपार्टम वाली, ये पोस्टपार्टम का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम में इस नाम से आया, पीपीआई-यूसीडी कंफ्यूज नहीं होना है, पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज ही बोलते हैं। 48 आवर होता है इसका, नॉर्मल 48 आवर का मतलब बेस्ट समय है इसका है डिलीवरी से लेकर 48 घंटे, और पोस्ट पीपीरियल 6 से 8 वीक्स। तो दिस इज अबाउट द योर आईयूडीज। और इसी के साथ टेम्परेरी मेथड सारे खत्म होते हैं, बैरियर मेथड खत्म, नेचुरल मेथड खत्म, हार्मोनल मेथड खत्म, और आपका कौन सा मेथड आ गया लास्ट और फाइनल जो मेथड हमने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड आईयूडीज। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, हमारी नेक्स्ट क्लास में परमानेंट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में से आईयूडी आती है, हार्मोनल आते हैं, कुछ के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक एमटीपी एक्ट के बारे में हमें बताना है, ये सब कुछ हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। आगे वाली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही।